Hello everyone, welcome back in the physics class. I welcomes you on this online digital platform of Prince EduHub. So in the last class we discussed about the electric charge and the types of electric charge. So today in this class we will discuss about the basic properties of electric charge. So our heading is basic properties of basic properties of electric charge. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टीज दैट इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर का मतलब क्या हुआ बेटा? क्लास 11th में आपने दो क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा. वन इज द स्केलर एंड सेकंड वन इज द वेक्टर. व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ. किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो, दैट क्वांटिटी इज सेड टू बी scalar quantity, and the quantity which required to represent magnitude plus direction is known as vector quantity. So charge is a scalar quantity. It means charge has only magnitude, it don't have any direction. Second one, same charges repels each other while opposite charges attracts each other. This is called fundamental law of electrostatic. This is the fundamental law of electrostatic. Same charges repels each other while the opposite charges attracts each other. Second property है बेटा, ये अपने बात की थी. There are the two types of electric charge. One is the positive and second is the negative. ठीक है. Same charges repels each other मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो. अगर दोनों सेम हुए तो दोनों में रिपल्सन होगा. दोनों अपोजिट हुए, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, तो अपोजिट में हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर बेटा? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी. थर्ड इज द एडिटिव प्रॉपर्टी. क्या होती है एडिटिव प्रॉपर्टी? बात सुनिए. सपोज दैट आपके पास में कोई सिस्टम है एंड यू वांट टू कैलकुलेट द नेट और द टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम. देन हाउ विल यू फाइंड आउट द नेट और द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम? बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉपर्टी comes to an example. Suppose that we have a bag and this bag has 4 balls of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg. Suppose that we have a bag and this bag has 4 balls of masses 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg. I ask you that beta, what is the total mass of this bag? You can calculate the total mass. Suppose that the total mass of this bag is capital M. Mass is a scalar quantity. तो बेटा आप टोटल मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे कैलकुलेट करते हैं आप. और टोटल आपने बता दिया कितना? द टोटल मास इज द 10 kg. Now
My question is that how you calculated the total mass? How you calculated the total mass? तो आपने कहा कि सर इसके अंदर जितना भी मास है, जितना भी मास प्रेजेंट है, उन सारे मासेस का आप एल्जेब्रिक सम कर दो, यू विल गेट द टोटल मास ऑफ दिस बैग। आपने डायरेक्टली बेटा एल्जेब्रिक सम क्यों किया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू डिड द एल्जेब्रिक सम? आंसर विल बी सर इस बैग में जो है वो मास है, और मास कैसे क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड वी ऑल नो दैट फॉर द स्केलर क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है, फॉर द स्केलर क्वांटिटी वी यूज डायरेक्ट सम और एल्जेब्रिक सम। अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम कौन सा सम यूज करते हैं बेटा? एल्जेब्रिक सम यूज करते हैं। ठीक वैसे ही अब आपको मास चार्ज के बारे में बात करता हूं। बेटा चार्ज भी एक ऐसी क्वांटिटी है, चार्ज भी एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। सो दिस वन इज क्लियर। फॉर द चार्ज आई विल यूज एल्जेब्रिक सम। ओके बेटा, सो देखिए, सपोज दैट वी हैव ए सिस्टम and suppose that this system has 3 charges, 4 charges, Q1, Q2, Q3, Q4, and I want to find out the total or the net charge of this system. This system, इस system का अगर मुझे total और net charge find out करना है, then how will calculate? Suppose that the total or the net charge of this system is capital Q. How I will calculate? जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सारे चार्जेस का आप एल्जेब्रिक सम कर दो, यू विल गेट द टोटल चार्ज। सो Q1, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। आपसे पूछा गया व्हाई यू डिड द एल्जेब्रिक सम? सर चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी के लिए कौन सा सम यूज करते हैं आप? एल्जेब्रिक सम यूज करते हैं। तो एल्जेब्रिक सम करके मैंने टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लिया। तो बेटा आप यहां से देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर बना रहा हूं, मैं स्टेटमेंट यहां से लिखने जा रहा हूं। उस स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा? द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का अगर आप टोटल या नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिस्टम में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम कर दें, यू विल गेट द टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम। सो व्हाट आई कैन से दैट नेट और टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम is equal to the algebraic sum of all charges present in the सिस्टम। ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, उस सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम आप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। सपोज दैट वी हैव अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम हैज +1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 8 कूलम, -3 कूलम। Suppose that this system has 1, 2, 3, 4, 5 charges. This system has 5 charges of values 1 coulomb, 2 coulomb, 3 coulomb, 8 coulomb and -3 coulomb. What is the net charge of this system? How many charges are present in this system? इस system में कितनी charge present है? There are total 5 charges. What we have to do? We have to do algebraic sum. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. So Q equals to 1 plus 2 plus 3 plus 8 minus 3। बेटा आप इसको आप प्लस यूज मत कर लेना, यहाँ पर स्केलर को विथ साइन पुट किया जाता है, ध्यान रखना। आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, वहां पर भी ये बात आएगी। वेक्टर क्वांटिटी में साइन यूज नहीं करना।
स्केलर में जब वैल्यू पुट करते हैं तो विथ साइन आप पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा टोटल चार्ज कितना हुआ, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हुआ, 1 + 2 3, 8 + 3 11 कूलम। सो द नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज द 11 कूलम। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी नंबर 4, conservation of electric charge। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मतलब क्या है वो सुनिए। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी टोटल चार्ज of an isolated system remains constant। second point, charge can be neither created nor destroyed। It can only transfer from one body to another body। बेटा दोनों पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझिए। क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट, total charge of an isolated system remains constant, or I can say that the total charge of an isolated system remains conserved। इसका मतलब क्या हुआ ये भी अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है मेरा, चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट को समझिए फिर अपन सेकंड पॉइंट पर आते हैं। कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का किसी भी देखिए पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज है वो कैसे रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास में बैग है, उसमें चार्ज है, ठीक है, कोई सिस्टम है मेरे पास में है, उसके आसपास में कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट ना हो जिसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट ना आए। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब समझ के क्या, इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी। मैं आपको बाकायदा एक एग्जांपल दूंगा और वहां से ये सब सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं ना तो आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब ये दोनों पॉइंट्स जो मैं क्लियर करता हूं आपको यहां से देखें, फिर अपन वापस एक बार डेफिनेशन पर आएंगे। यहां पर सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल I have a glass rod, and I have a silk cloth। ओके बेटा, ग्लास रोड एक बॉडी है, सिल्क क्लॉथ भी एक बॉडी है, और बॉडी कैसी होती है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है साहब, ये ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन ग्लास रोड प्लस चार्ज ऑन ए
सिल्क क्लॉथ, ऐसे फाइंड आउट करेंगे टोटल चार्ज। ठीक है बेटा, ग्लास रोड एक बॉडी है, बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज कितना 0। सिल्क क्लॉथ इज ऑल्सो ए बॉडी मैटर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज 0। तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ इज 0। तो टोटल चार्ज कितना है बेटा, 0 आया। नाउ व्हाट आई डिड, आई रब्ड glass rod and silk cloth. I rubbed glass rod and silk cloth. मैंने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों को रब किया। रब करने से ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव, ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ये ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिव, सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा रब करने से पहले ग्लास रोड पर चार्ज 0 था, सिल्क क्लॉथ पर चार्ज 0 था। तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों को मिलाकर जो सिस्टम बना था, उस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आया था, 0 आया था। नाउ आई रब्ड ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ, आफ्टर रबिंग द ग्लास रोड एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द सिल्क क्लॉथ एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हुई है, इसका मतलब क्या है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। अगर ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट इज वेरी सिंपल दैट इट ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं तो इलेक्ट्रॉन लिए किसने हैं, इस सिल्क क्लॉथ ने लिए हैं। बेटा सिल्क क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, ये उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी जितना ग्लास रोड देगी, और ग्लास रोड ने उतने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, उतने ही सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं मान लेता हूं, एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू में ले लेता हूं। ग्लास रोड ने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो सिल्क क्लॉथ ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इस पर चार्ज कितना आ गया, ग्लास रोड पर चार्ज कितना आया, +3E। अरे भैया प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन दे देती है तो प्रोटॉन ज्यादा बच जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कम रह गए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन +3। और इसने ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो सिल्क क्लॉथ पर कितना आ गया, -3, और ग्लास रोड का +3। नाउ अगेन कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का फिर से एक बार चार्ज कैलकुलेट करो, टोटल चार्ज Q नेट। हाउ आई विल कैलकुलेट चार्ज ऑफ ग्लास रोड एंड चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, तो Q नेट +3E -3E, द Q नेट इज अगेन 0। बेटा फाइनली इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, 0। इनिशियली इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज था, नेट चार्ज था, वो कितना आया, 0। तो क्या इनिशियली 0 था, फाइनली 0 था? इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल है? जी बिल्कुल है। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल है, इट मींस द चार्ज इज कांस्टेंट। सो द चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जितना इनिशियल था उतना ही क्या है बेटा, फाइनल है। सो इट इज क्लियर दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, charge can be neither created nor destroyed, it can only transfer from one body to another body। बेटा यहां पर चार्ज को प्रोड्यूस थोड़ी किया, हुआ क्या एक्चुअली, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो चार्ज ट्रांसफर ही तो हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ऐसा थोड़ी है कि इसमें मैंने कोई मशीन लगाकर इसमें चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, यहां मैंने कोई चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है, ना तो प्रोड्यूस हुआ ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसे आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला बेटा, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट, द चार्ज can be neither created nor destroyed, it can only transfer from one body to another body। क्लियर हुआ बेटा? चलिए नेक्स्ट अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 पर मूव करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ क्वांटाइजेशन का? इस क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले अपन एक छोटा सा एग्जांपल पर आते हैं और वहां से सब सारी चीजें क्लियर करते हैं। सपोज दैट बेटा यू गो टू द एटीएम, एटीएम जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगी आपको, एक एटीएम मशीन मिलेगी, और एटीएम मशीन में आप क्या करोगे, अपना कार्ड इंसर्ट करवाओगे, एटीएम कार्ड इंसर्ट करवाओगे, और एटीएम कार्ड इंसर्ट करवाने के बाद में क्या करोगे, बैलेंस चेक नहीं, पैसे निकालने होते हैं एटीएम से, तो यहां से आप यू विल विदड्रॉ मनी। चले, आप मनी विदड्रॉ करवाने गए, मनी निकालने गए, पैसा निकालने वहां से गए, मैं वहां खड़ा हूं और आपसे मैं पूछता हूं बेटा मिनिमम अमाउंट बताओ जो एटीएम से विदड्रॉ किया जा सकता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम द एटीएम? कैन यू विदड्रॉ 10 रुपी? नो। 20? नो। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये अमाउंट तो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। मिनिमम जो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं दैट इज द 100। तो 100 से नीचे तो अमाउंट विड्रॉ हो ही नहीं सकता। सो अब आपसे पूछता हूं व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द एटीएम? योर आंसर विल बी 100। ठीक है बेटा, इसके बाद में आंसर विल बी 200, आफ्टर इट 300, आफ्टर इट 400, 500, 600, कितना भी पैसा निकलवाओ ना ऐसे ही चलेगा वो तो। 700, 800, 900, 1000 मीन्स 1000। चलिए, कैन आई राइट 100 इज इक्वल टू 100 1 into 100? Can I write 1 into 100? 200 means 2 into 100. 3 means 3 into 100. 400 means 4 into 100. And 500 is equals to 5 into 100. Suppose that आप 1000 निकलवाते हैं तो 10 into 100. ये सो बट एक बहुत सिंपल सी बात यहां पर पूछना चाह रहा हूं आपसे। आपने जितना भी अमाउंट एटीएम से निकाला, जितने भी पैसे आपने एटीएम से निकाले, क्या मान लीजिए सपोज दैट मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आपने 400 निकाले, एक बार आपने 600 निकाले, एक आपने 1000 निकाले। क्या 400 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 100? 600 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 100 एंड 1000 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 100। आप जितने भी एटीएम से पैसे निकालोगे वो क्या सारे पैसे 100 के, सारे पैसे 100 के मल्टीपल इंटीग्रल होंगे? 100 के मल्टीपल इंटीग्रल मतलब जैसे आप 600 निकाल रहे हैं तो 6 टाइम्स ऑफ 100, 1000 निकाल रहे हैं मतलब 10 टाइम्स ऑफ 100, 10,000 निकाल रहे हैं तो 100 टाइम्स ऑफ 100। क्या जितना भी आप एटीएम से मनी विड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी पैसा आप निकाल रहे हैं, क्या सारा पैसा 100 का ही मल्टीपल इंटीग्रल होगा? यस और नो? तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या, टोटल मनी, टोटल मनी जो भी आपने निकाली है वो क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 100, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 100। अरे यार यहां पर सिंपल सा मतलब है, कहने का मतलब आप जितना भी पैसा निकालोगे वो या तो 100 का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 10 गुना होगा, 50 गुना होगा, 100 गुना होगा, 1 लाख गुना होगा इसी की फॉर्म में। इसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल कहते हैं। तो जितना भी अमाउंट आपने निकाला है, द टोटल मनी, द टोटल अमाउंट इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 100। जो मिनिमम अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं, द मिनिमम अमाउंट which can be withdraw, the minimum amount by which a physical quantity changes, the minimum amount which can be withdraw,
और फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूं तो वो मिनिमम अमाउंट जिससे कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो सकती है, द मिनिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉ इज कॉल्ड क्वांटा, इज कॉल्ड क्वांटा। तो बेटा एटीएम का जो क्वांटा है, मिनिमम अमाउंट जो विड्रॉ कर सकते हैं वो कितना है, 100 है। तो मैं इसको अब ऐसे बोल सकता हूं क्या, टोटल मनी इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 100। टोटल मनी इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ क्वांटा। तो मैं जनरल ऐसे लिख सकता हूं क्या, जनरल ऐसे लिख सकता हूं, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, आगे मैं इसी से फॉर्मूला बनाऊंगा। टोटल मनी इज एम इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 100 n इंटू 100, और n क्या है बेटा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 and so on. So the total money is the multiple integral of 100. This is called quantization of ATM. This is called क्वांटाइजेशन एटीएम। क्वांटाइजेशन ऑफ एटीएम का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ बेटा, द टोटल मनी इज इक्वल्स टू द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ 100, टोटल मनी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ क्वांटा, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मनी, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मनी। ऐसे ही ठीक मैं किस पर एग्जांपल अप्लाई करूंगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्या है, सपोज दैट आई हैव टू बॉडी ए एंड बॉडी बी। प्रीवियस हेडिंग में अपने बात की थी कि द चार्ज कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। आप चार्ज से आप चाहे तो बॉडी ए से बॉडी बी में या बॉडी बी से बॉडी ए में एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। सपोज दैट मैं मान रहा हूं कि बॉडी ए से बॉडी बी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है बेटा। कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। अपने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि प्रोटॉन चार्ज ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते, इसका रीजन सुनिए बेटा। प्रोटॉन्स कहां होते हैं, देखो एटम का जो मॉडल है वो ये कहता है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड बट द प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाई। प्रोटॉन्स कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आप प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो प्रोटॉन्स को निकालना पड़ेगा कहां से, न्यूक्लियस के अंदर से। इट मींस यू हैव टू ब्रेक द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ब्रेक हो गया, इट मींस एटम कैन नॉट एग्जिस्ट। तो प्रोटॉन को तो आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, सिर्फ किसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ये बात समझ में आई आपको सबको, ठीक है। चलिए देखें, तो मैं मान लेता हूं कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो बॉडी ए टू बॉडी बी में हो रहा है। कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मिनिमम अमाउंट बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन। यार मिनिमम से मिनिमम, मान लीजिए बॉडी ए बॉडी बी को चार्ज देना चाह रही है, ट्रांसफर करना चाह रही है, तो चार्ज किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर होगा बेटा, ठीक है। बॉडी ए बॉडी बी को मिनिमम टू मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा थोड़ी है कि बॉडी ए बॉडी बी को कहेगी तुझे चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रॉन है मेरा, इलेक्ट्रॉन है उसको मैं तोड़ देती हूं, ये आधा इलेक्ट्रॉन तू ले ले। मिनिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ई, फिर 2e, फिर 3e, फिर 4e, फिर 5p, 6e, 7e, 8e, 10e, 9e, 100e, 1000e, चार तो ऐसे ट्रांसफर होगा। अगर बॉडी है बॉडी बी को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है तो इसने ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसने लॉस कर दिया, लॉस कर दिया तो एक ऐसी बन गई पॉजिटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक ऐसी बन गई एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गई। तो बॉडी ए पर चार्ज कितना होगा, +1e, और अगर एक इसने ले लिया तो इस पर चार्ज कितना होगा, बॉडी बी पर -1e। अगर ये 2 दे देती है तो ए का चार्ज कितना होगा, +2e। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो बी का चार्ज कितना होगा, -2e। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देती है तो इसका चार्ज कितना होगा, +3e। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेती है
तो चार्ज कितना होगा -3। ये जितना भी चार्ज दे दे, अगर मान लीजिए इसने n इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बॉडी ए का जो चार्ज होगा कितना होगा +Ne। अगर n इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसका चार्ज कितना होगा -Ne। तो जनरल क्या कह सकता हूं, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही होगा। अगर प्लस है इसका मतलब उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। भाई यहां पर देखिए, मैं ऐसे ही लिखता हूं, ऐसे इसको देखना, देखिए 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 आप इसको, मैं ऐसे लिखता हूं Q इज इक्वल टू +E। सपोज मैं कहता हूं किसी बॉडी पर चार्ज है Q इज इक्वल टू +E। जिस भी बॉडी का ये चार्ज है Q, उस पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसने कैसा चार्ज एक्वायर किया है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया। ठीक है, चलो ये समझ में आएगी। कितना है, 1 ही है, इसका मतलब उसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से वो बॉडी पॉजिटिव बन गई, तो पॉजिटिव आयर कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस बॉडी का चार्ज कितना हो गया, +1 ही हो गया। तो बेटा जनरल में बात करता हूं, किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा कितना, या तो इलेक्ट्रॉन का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 100। किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना, 1 2 3 4 टाइम्स, 100 टाइम्स। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर, चाहे वो चार्ज नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, देखिए बेटा मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बार साइड में रखा, किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा वो होगा किसका, मल्टीपल इंटीग्रल, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल। मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1000 गुना होगा, 1,00,000 गुना होगा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही। प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव, माइनस नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव आया है, प्लस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। E इज द इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू 1 2 3 so on and E is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर बेटा, ये बात हुई अपने पास में। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। योर आंसर विल बी, सर जो मिनिमम अमाउंट जो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो हमें दिखा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। और जो मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर होता है उसे ही आप क्या कहते हैं बेटा, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो बेटा चार्ज का क्वांटा कौन है, E। द क्वांटा ऑफ चार्ज इज E, क्वांटा। जैसे एटीएम का क्वांटा क्या था, 100, वैसे ही चार्ज का क्वांटा कौन है, E है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो इन जनरल व्हाट आई कैन से दैट चार्ज on a body is the multiple integral of electron. So Q is equals to plus minus n, Q is equals to plus minus n। क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो अभी तक चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट है, जो चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच एग्जिस्ट दैट इज द 1E, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का क्वांटा कौन है बेटा, E बोलो या 1E बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो, ये है। लेकिन यहां से आपको मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं, क्या है, सुनिए बात, नोट लगाकर मैं लिखवाता हूं। क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क पार्टिकल्स बेटा, क्वार्क पार्टिकल है, 2 टाइप के क्वार्क पार्टिकल होते हैं। एक तो होता है अप क्वार्क और एक होता है बेटा डाउन क्वार्क। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। जो बेटा अप क्वार्क होता है उसका चार्ज कितना होता है, +2E/3, और जो डाउन क्वार्क होता है उसका चार्ज कितना होता है, -E/3। और E की वैल्यू कितनी होती है बेटा, E इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये 2E/3 इससे कम है, जी बिल्कुल कम है। 2/3 देखो ना, 2/3 करो, वैल्यू 1 से कम आएगी।
तो ये 1 से कम हो गया, ई से कम हो गया, ये चार्ज भी ई से कम है, ये भी ई से कम है। अभी आप कहोगे कि सर अभी तो आपने कहा कि जो मिनिमम अमाउंट है चार्ज का जो एग्जिस्ट करता है वो तो ई है, लेकिन यहां तो ई से भी कम चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, जिनको आप क्वार्क कर रहे हो, एक को आप क्वार्क कर रहे हो और एक को डाउन क्वार्क कर रहे हो, तो ये तो ई से भी कम हो गए। तो मिनिमम अमाउंट तो ई बाई 3 हुआ। देखो 2e/3 और e/3 में से छोटा कौन है? e/3 है। तो ये e/3 कि e/3 ई से भी छोटा है। सबसे अभी तक जो मिनिमम अमाउंट, जो छोटे छोटा अमाउंट है वो कौन है? e/3 है। तो सर ये e/3 ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? ई ट्रांसफर क्यों हो रहा? क्वांटा ई क्यों है? मिनिमम अमाउंट जो ट्रांसफर हो सकता है वो ई क्यों है? e/3 क्यों नहीं है? रीजन सुनिए। क्वार्क पार्टिकल्स freely cannot exist. क्वार्क पार्टिकल फ्रीली इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो अभी भी इंडिपेंडेंटली फ्रीली जो मिनिमम अमाउंट एग्जिस्ट करता है वो कौन है? ई है। ये e/3 और ये 2e/3, ये 2e/3 और ये -e/3 ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये क्वांटम नहीं हो सकता। क्वांटा कौन है? ई ही है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर अगर बाय द वे ये एग्जिस्ट करने लग जाएं, इफ क्वार्क एग्जिस्ट्स, अगर क्वार्क एग्जिस्ट करने लग जाए तो क्या क्वांटाइजेशन फेल होगा या क्वांटाइजेशन अभी भी वैलिड होगा? सो द आंसर विल बी, अगर एग्जिस्ट करने लग गई तो चार्ज का जो मिनिमम अमाउंट है, जो क्वांटा है, वो ई से चेंज होकर क्या हो जाएगा? e/3 हो जाएगा। क्वांटाइजेशन तो अभी भी वैलिड होगा, अभी भी फॉलो होगा। अभी अपन कह रहे हैं जब ई एग्जिस्ट कर रहा है तो कह रहे हैं कि जो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो ई का मल्टीपल इंटीग्रल है, क्वांटम का मल्टीपल इंटीग्रल है। और अगर ये एग्जिस्ट करने लग गया तो अपन कह देंगे किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो e/3 का मल्टीपल इंटीग्रल होगा। बस क्वांटा ई से चेंज होकर e/3 हो जाएगा और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटाइजेशन स्टिल विल बी वैलिड। क्लियर बेटा? बहुत प्यारी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बात करते हैं, तो ये सिर्फ फ्रीली एग्जिस्ट नहीं है तो कहां काम आ रहा है? आपने नाम सुना होगा प्रोटॉन, हम ही ने बताया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये क्वार्क से ही मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड बाय क्वार्क पार्टिकल्स। प्रोटॉन का चार्ज बेटा कितना होता है? प्लस ई। और न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 0। प्रोटॉन इज मेड बाय 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटॉन में कितने क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं? 2 तो अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होते हैं। यहां पर न्यूट्रॉन में 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। 1 अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। चलिए चेक करें ये सही है या नहीं है। सबसे पहले बात करें प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स में कितना? 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क। और इस प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा बेटा? प्लस ई। तो देखिए 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क का टोटल चार्ज मिलाकर ई आना चाहिए, प्लस ई आना चाहिए। तो बात सही है, तो हो जाएगा। नहीं आता इसका मतलब ये गलत है। 2 अप क्वार्क का चार्ज कितना? प्लस 2e/3 प्लस 2e/3। ठीक है बेटा, प्लस 2e/3 प्लस 2/3 इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 2/3 2/3 प्लस 2/3 और 1 डाउन क्वार्क माइनस e/3। ठीक है बेटा। बेटा एलसीएम कितना आ गया यहां पर? 3। यहां क्या हुआ? 2e प्लस 2e माइनस ई। बेटा 2e कितना हुआ? 4e माइनस ई कितना हुआ? 3e। 3 अपॉन ई, ई से ई कैंसिल आउट, सॉरी ये कितना हुआ? 3e अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बना? प्लस। देखिए
सो प्रोटॉन्स आर मेड बाई क्वार्क पार्टिकल्स, एंड क्वार्क पार्टिकल कैसे होते हैं? प्रोटॉन इज मेड बाई 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। चले न्यूट्रॉन की बात करें। न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है? 0। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है, इज मेड बाई 1 अप क्वार्क प्लस 2 डाउन क्वार्क। 1 अप क्वार्क मतलब प्लस 2e/3 और 2 डाउन क्वार्क मतलब -e/3 और -e/3। एलसीएम कितना? 3, 2e -e -2e -2e 0। So the proton is made by 2 up quark and 1 down quark, and the neutron is made by 1 up quark and 2 down quark. Next, अब देखिए बेटा, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। अभी अपन ने कहा कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल ही होगा, आर्बिट्री वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना, 10 लाख गुना ऐसा होगा। हर का सा चार्ज तो नहीं हो सकता। अगर किसी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज अगर आप नेगेटिव बताते हैं इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए हैं। मैं कहता हूं सपोज दैट द चार्ज ऑन द बॉडी इज 4.8 into 10 -19 coulomb. This charge is possible or not? This charge is possible or not? अब मेरे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए, फिर आपको मैं इसको सॉल्व करना भी सिखाता हूं, इसका कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। मैंने कहा द चार्ज ऑन द बॉडी इज 4.8 into 10 कूलम। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज हो कितना, 4.8 into 10 कूलम। ठीक है बेटा, जिस भी बॉडी के चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, जिस भी बॉडी पर मैं ये चार्ज बता रहा हूं उस बॉडी पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तभी उस बॉडी पर चार्ज आया है, इतना है। अब ये पूछ रहा है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो चले, Q इज इक्वल टू एनी, N इज इक्वल टू Q बाई E। N इज इक्वल टू Q कितना है बेटा? 4.8 into 10 और E कितना होता है? -19 9 पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल आउट, 16 3 जा 48, तो N इज इक्वल टू 3। इस बॉडी पर जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज बता रहा हूं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। इसका मतलब इस बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी को कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर इस बॉडी के पास में कितना चार्ज आ गया? 4.8 into 10 कूलम। क्या एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है? यस, मल्टीपल इंटीग्रल ही तो है। सो दिस चार्ज इज पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, the charge on the body is 5.2 into 10 coulomb. This charge is possible or not? पॉजिटिव बता रहा हूं, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे किसी बॉडी को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसीलिए उस पर पॉजिटिव आया। क्या ये इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? चेक कीजिए। N इज इक्वल टू Q बाई E। 5.2 into 10 अपॉन E 1.6 into 10 -19 to 19 कैंसिल आउट, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल आउट। तो बेटा N इज इक्वल टू 52 अपॉन 16। डिवाइड करो 52, 16 48 4 0 3.2। N कितना है? 3.2। इसका मतलब जिस बॉडी पर ये पॉजिटिव चार्ज है उस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 3.2। क्या कोई बॉडी 3.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती है क्या? नहीं। चार्ज जो ट्रांसफर करेगी, चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए, और ये 3.2 मल्टीपल इंटीग्रल थोड़ी है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 है, मल्टीपल इंटीग्रल हो सकता है, ये नहीं हो सकता। सो दिस चार्ज इज विल नॉट बी पॉसिबल। क्लियर बेटा? बात हुई आपके पास में एग्जांपल? तो बहुत बेसिक सी चीजें ऐसा भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, आपने ऐसा सुना होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा, कि फिर से आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कि जो मास है, मास
mass of body depends on speed. Mass of body depends on speed या mass of body changes with speed. चलिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और mass of body changes with speed, but charge do not changes. M equals to m naught under root 1 minus v square upon c square. This is the formula of moving mass. बड़े ध्यान से सुनना बेटा, m naught कौन है? m naught is the rest mass. m naught is the rest mass. जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका रेस्ट का मास, ठीक है. m कौन है? मूविंग मास. v कौन है? स्पीड ऑफ द बॉडी. जैसे मेरे पास में बॉडी है, इसका कोई ना कोई मास है, ये रेस्ट में है, इसका जो मास है वो मैं कह रहा हूं m नॉट है, 1 kg 2 kg जो भी है. अब ये बॉडी मूव करने लगी तो इसकी स्पीड है. v कौन है? स्पीड ऑफ बॉडी. और बेटा c कौन है? स्पीड ऑफ लाइट. सबको पता होगा वैक्यूम में इसकी c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जो लाइट होती है उसकी वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब लाइट 1 सेकेंड में कितने मीटर मूव कर लेती है? वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर मूव कर लेती है. इफ v इज लेस देन c देन m इज ग्रेटर देन m नॉट. अगर बॉडी की स्पीड जो है, दोबारा सुनिए, बॉडी रेस्ट में इसका मास कितना? m नॉट है. अब ये v स्पीड से मूव करने लगी, तो जब ये मोशन में है तो इसका मास कैसे कैलकुलेट करोगे? ये मोशन का मास है, मूविंग मास है. m नॉट रेस्ट मास अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. v कौन है? स्पीड ऑफ बॉडी. c कौन है? स्पीड ऑफ लाइट. वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸. अगर बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है तो बॉडी का जो मूविंग मास होगा वो रेस्ट मास से क्या होगा? ज्यादा होगा. तो दिख रहा है आपको, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो मास अलग होता है, मोशन में होती है तो बॉडी का मास अलग होता है. मतलब मास तो चेंज होता है विद द स्पीड, लेकिन जो बॉडी का चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. ये बॉडी है, इस पर चार्ज है 2 कूलम. रेस्ट में है तो भी 2 कूलम है, मूव कर रही है किस स्पीड से कर रही है तो भी इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 2 कूलम ही रहेगी. चार्ज डू नॉट वेरीज विद द स्पीड. क्लियर बेटा? तो ये अपने डिस्कस की इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ये सारे पॉइंट्स आज क्लियर हुए. Clear to all of you. The remaining things will be discussed in the upcoming class. Till that, stay home, be safe. Thank you.